नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे और इसी तरीके के प्रश्न हमने पहले भी वीडियो में करवाए हैं, जाकर के देख सकते हो। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही तरीका होगा, इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी के अंदर अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो इस तरीके से प्रश्नों को जरूर पढ़िए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। हिंदी जरूर पढ़ते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ते, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो देखते हैं हम कुछ क्वेश्चनों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरी की पूरी संभावना रहेगी कि आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, अपादान कारक की विभक्ति क्या है? हमारे कारक होते हैं, कारक जैसे कर्ता ने कर्म को, इसकी विभक्ति होती है कारक की। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे अपादान का पूछा है तो आपसे कर्म कारक का भी पूछ सकते हैं, कर्ण का भी पूछ सकते हैं, संबंध का भी पूछ सकते हैं। तो अपादान का क्या हुआ? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, अपादान से जुदाई। तो हमारा ये अपादान कारक की विभक्ति हुई, कर्ता ने, कर्ता की विभक्ति ने हुई। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। कर्म को, कर्ता ने कर्म को और के लिए, संप्रदान के लिए। अगर आपसे पूछा जाता कि संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी है तो के लिए। इस तरीके से हमें सारी की सारी विभक्तियां याद होनी चाहिए। एक बार फिर बताता हूं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो आपसे इस तरीके से आपसे जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपादान कारक की विभक्ति क्या हुई? से। दूसरा प्रश्न है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। पहले क्या कि वर्ण होते हैं, वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द, शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वाक्य में जब हम शब्दों को प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? क्या वो वाक्य बनते हैं? वाक्य में तो हम प्रयोग ही करते हैं तो वाक्य कैसे बनेंगे? ध्वनि, ध्वनि भी नहीं। तो पद समास, समास अलग होते हैं, समास। तो ये है हमारा आंसर पद। तो जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे पद कहा जाता है। उसके बाद है, सारंग किसका पर्यायवाची है? सारंग किसका पर्यायवाची? अब की बार समास से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। सारंग किसका पर्यायवाची है? वीणा का, इंद्रधनुष का, सुराही का या धनुष का? तो सारंग धनुष का पर्यायवाची होता है। सारंग किसका? धनुष का पर्यायवाची होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। उसके बाद है सही वर्तनी। ये प्रश्न तो ऐसा प्रश्न तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, वर्तनी वाला, शुद्ध और अशुद्ध वाला। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। तो सही वर्तनी का चयन कीजिए। ज्योत्सना, 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 जयोत्सना। ज्योत्सना तो होता ही नहीं कोई भी। ज्योत्सना, ज्योत्सना ये भी नहीं होगा। जयोत्सना ये भी नहीं होगा। ये होगा भाई पूरा का पूरा। इसमें आधा जाएगा, आधा आएगा, आधा से आएगा, ऐसे आप इसकी पहचान कर सकते हो। तो ज्योत्सना ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द सच्चिदानंद, 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 सचिता, सच्चिदानंद ये तो होगा ही नहीं। छह वाला भी नहीं होगा। या तो ये होगा या ये होगा। सच्चिदा आधा आएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ये होगा। आपसे इससे ये भी पूछा जा सकता है कि सच्चिदानंद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या स्वर संधि है? तो सच्चिदानंद में व्यंजन संधि है, सत प्लस चित। तो इस तरीके से आपका अलग होगा। आप अलग कर करके देख सकते हो। व्यंजनों का व्यंजनों के साथ मेल होने से व्यंजन संधि होती है। तो उसके बाद है कुरंग, सारंग, चमरी किसके पर्यायवाची? पर्यायवाची का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुरंग, सारंग, चमरी किसके पर्यायवाची हैं? भौरा, पपीहा, मृग, हाथी। तो कुरंग, सारंग, चमरी हम मृग को बोलते हैं, मृग को भाई, मृग को। तो जैसे भौरा का आपसे तत्सम तद्भव के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट होता है। हाथी का भी पूछा जा सकता है, हस्ती होता है जैसे।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग से प्रश्न पूछा जाएगा, या तो इसे आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग है, किसी शब्द के साथ उपसर्ग प्रत्यय लगा करके पूछा जा सकता है। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय कौन से होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की। वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो इनमें से कौन सा उपसर्ग है? रन उपसर्ग नहीं होता, कर भी नहीं होता, गई भी नहीं होता, तो नि उपसर्ग होता है। नि उपसर्ग होता है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, इसका ध्यान रखना, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो हाथी का पर्यायवाची नहीं है नाग, नाहर, हस्ती, सिंधु। तो देखिए हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नाग होता है, नाहर, हस्ती, सिंधु। नाग भी होता है, नाग भी कहते हैं हाथी को, नाहर नहीं कहते, हस्ती भी कहते हैं, सिंधु भी कहते हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? नाहर। गौ शब्द का बहुवचन बताए। गौ शब्द का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। गोए, गौए, गोये, ये तो होगा ही। गौये, गौये, ये भी नहीं होगा। या तो गौए होगा, ये गौए होगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? गौए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना भी। उसके बाद है नेत्र के समान कमल। आपसे अलंकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ज्यादातर आपसे अनुप्रास अलंकार का पूछा जा सकता है, जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। या फिर आपसे अतिशोक्ति अलंकार भी पूछा जा सकता है, जिसमें बढ़ा चढ़ा करके कहा गया हो। ये ज्यादातर पूछने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन ये पहले क्वेश्चन पूछा गया, तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। ज्यादातर ग्रुप डी और सीईटी आपसे प्रश्न पूछेगी कि या तो अनुप्रास अलंकार का या अतिशोक्ति अलंकार का, ये प्रश्न पूछ सकती है। तो नेत्र के समान कमल है, इसकी एक समानता बताई गई है, तो ये प्रतिम अलंकार है। उसके बाद तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी, तपस्वनी, वनी तो होता ही नहीं, तपस्वानी भी नहीं होता, तपस्वेनी भी नहीं होता। आप इस तरीके से अगर गलत करोगे तो सही अपने आप निकल जाएगा। तो तपस्विनी होता है। उसके बाद है मेंढकी को जुकाम का अर्थ है। मेंढकी को जुकाम का अर्थ है बेतुकी बातें करना, झूठी रईसी दिखाना, जो कभी बीमार ना पड़े, अपने औकात से ज्यादा नखरे। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, मेंढकी को जुकाम का अर्थ क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों से एक प्रश्न जरूर आएगा, और कुछ ना कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं अभी। तो मेंढकी को जुकाम का अर्थ है अपनी औकात से ज्यादा नखरे करना, अपनी औकात से ज्यादा नखरे करना, ये इसका आंसर होगा भाई। उसके बाद है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक, अकर्मक, और रचना की दृष्टि से 2 शब्द, ऐसे 2 भेद होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? कारक, क्रिया विशेषण, कोई, या धातु। आप देखिए कारक कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, ये कारक होते हैं। इसके साथ कोई मेल ही नहीं होता धातु का। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता है जो मतलब क्रियाएं होती हैं उसकी विशेषता बताते हैं। लेकिन क्रिया का मूल रूप होती है, जो जड़ होती है, वो धातु होती है। क्रिया का मूल रूप धातु होती है। जैसे आप देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि पढ़ना किससे बना? पठ से बना। लिखना किससे बना? लिख से बना। वो लिख, पठ, ये मूल रूप होते हैं। तो ये आंसर होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15, अगम शब्द का विलोम है। अगम शब्द का विलोम है निगम, विगम, सुगम, विराम। विराम तो हो गए, विराम तो रुकना। निगम, विगम नहीं, निगम विगम भी नहीं होगा, सुगम होगा। अगम का विलोम सुगम होगा। विलोम शब्द आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद है पूर्णांक शब्द में समास है। समास सम प्लस अस प्लस गय, सम प्लस अस प्लस गय। समास में भी पूछा जा सकता है कौन सा उपसर्ग होता है? सम उपसर्ग होता है। धातु कौन सी होती है? अस धातु होती है। और प्रत्यय कौन सा होता है? गय प्रत्यय होता है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा समास के भेद कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, और
ये द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आसान होगा जो, जैसे कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर और पूर्व दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा कौन सा समास है जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, ऐसे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रश्नों को पढ़िए। जैसे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसका पूर्व पद जो शब्द अव्यय होते हैं, जिनका रूप परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि लिंग बदल नहीं सकते हम, इस तरीके से। जैसे यथाशक्ति में कौन सा समास है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर अव्ययी भाव समास से आपसे उदाहरण पूछा जाएगा तो आपसे यथाशक्ति, यथाविधि, इस ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही पूछे जा सकते हैं। यथाशक्ति और यथाविधि आपसे पूछा जा सकता है कि इसका विग्रह क्या होगा, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे जैसे कि शब्दों की आवृत्ति भी होती है अव्ययी भाव समास में, जैसे दिन दिन, एक एक, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे जो तत्पुरुष समास होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में भी जो कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म से कर्ण संबंध आदि, इसके द्वारा हम इसके उदाहरणों को पहचान सकते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो वहां पे क्या हुआ, कारक विभक्ति चिन्हों से हमें पता लगा कि तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसे कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे द्वंद्व समास होता है, माता पिता, दिन रात, ये दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अन्य पद प्रधान कौन सा समास होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे ये दशानन, 10 है आनंद जिसके, और जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, ये आपका जो, जैसे कि पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, कि ये इसमें क्या हुआ कि अन्य पद प्रधान हुआ। इस तरीके से आपसे द्विगु समास, ऐसा कौन सा जो संख्यावाची शब्द होता है जिसमें, वो संख्यावाची तो द्विगु समास होता है। आपसे इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे, आप समास को एक बार पढ़ करके जरूर जाना। तो पूर्णांक शब्द के समास में समास कौन सा, पूर्ण अंक कर्मधारय समास में क्या है कि जिसमें विशेषता बताई जाती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कृष्ण, कृष्ण मतलब जैसे कृष्ण होता है काला, कृष्ण सर्प है, काला सांप, काली मिर्च, हरी मिर्च, आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि वो मिर्च कैसी है, हरी, उसकी विशेषता बताती है कर्मधारय